Hello everyone, I am here with a new topic of class 12th and the topic belongs to your book Vistas. This is actually the 5th chapter of your book Vistas and the name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? This is a question actually, should wizard hit mommy? So before beginning the chapter, I would like to discuss something about the author. The chapter has been written by John Updike. ये चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी इसे जॉन अपडाइक ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे. जॉन अपडाइक एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे. इनका जन्म 1932 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी. 2009. So he was born in 1932 and he died in 2009. John Updike. So obviously he was a modern American novelist. इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन के लिए सिर्फ 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया था और उनमें से सिर्फ इन्हें ही पुलित्ज़र प्राइज़ ऑफ फिक्शन मिला. और ये सिर्फ अमेरिकन नॉवेलिस्ट ही नहीं बल्कि पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक भी हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी, यानी कि दूसरे के वर्क्स को, आर्ट को, कला को जज कर सकते हैं, उसके बारे में आलोचना कर सकते हैं. आफ्टर दैट इन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा नॉवेल्स पब्लिश किए हैं. मोर दैन डजन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनके, दर्जनों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, दर्जनों नॉवेल्स हैं. एंड एज वेल एज़ पोएट्री, इनकी बहुत सारी पोएट्री भी है. और ये ज़्यादातर बच्चों की किताबें, चिल्ड्रन बुक लिखा करते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं. सो आई थिंक दिस इज़ इनफ अबाउट आवर ऑथर. नाउ अबाउट द चैप्टर. ये जो चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मॉमी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड नॉट ओनली फ्रॉम द स्टोरी पर्सपेक्टिव. ये जो चैप्टर है इसमें स्टोरी विद इन स्टोरी है. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी एक छोटी सी कहानी मिलेगी आपको. तो वो जो कहानी है वो थोड़ी चाइल्डिश है लेकिन बहुत मज़ेदार है. वो कहानी आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा. लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, ये जो हमारा ये चैप्टर है, जो मेन स्टोरी है और उसके अंदर जो छोटी सी स्टोरी है, तो ये तो चिल्ड्रन स्टोरी है, बहुत मज़ेदार है. लेकिन ये जो मेन स्टोरी है ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ डील करता है, जो कि हमारा बेसिक थीम है इस चैप्टर का. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करता है. एज इन अभी का जो सिचुएशन है, अभी जिस तरीके के लाइफस्टाइल को लोग जी रहे हैं, उसमें पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है. पेरेंट्स के लिए बच्चों को पालना, बच्चों को समझना, उनके मेंटालिटी को वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और किसी भी सिचुएशन को अगर आप 2 एस्पेक्ट से देखो तो दोनों का नज़रिया बहुत अलग अलग होता है. अगर एक फैमिली है, उसमें एक सिचुएशन है जिसमें आप पेरेंट्स के नज़रिए से देखोगे तो चीज़ें अलग तरीके से दिखाई देगी, और आप चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चीज़ें बहुत अलग दिखाई देगी. इसमें चैप्टर के एंड में रीडर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब चैप्टर ख़त्म होता है तो रीडर एक सवाल के साथ रह जाता है और रीडर का आंसर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो किसको सपोर्ट करेगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखेगा, या किसके डिसीजन को सही मानेगा. तो आई होप अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम बीटिंग अराउंड द बुश. अभी मैं गोल गोल बातें कर रही हूँ, मुद्दे की बात अभी तक मैंने की नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर. यही तो ब्यूटी है इस चैप्टर का कि इतने सारे सस्पेंस हैं और ये जो एंड वाला सस्पेंस है वो सबसे मज़ेदार है. तो हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड वाइड ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. दुनिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनका वर्ल्ड वाइड व्यू, उसके नज़रिए से इस चैप्टर को देखा गया है. एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन, और वो जैसे जैसे क्वेश्चंस, ये जो बच्ची है, जो ये दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मॉरल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनका जवाब पेरेंट्स किस तरीके से देते हैं और उनको क्या देना चाहिए और कब क्या सिखाना चाहिए, ये ज़्यादातर उस चीज़ पे बेस्ड है ये चैप्टर. सो लेट मी डिस्कस सम ऑफ द थीम्स फर्स्ट. पहले मैं आपको कुछ थीम्स को डिस्कस करती हूँ इस चैप्टर के. देन आई विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स.
पहला थीम ये है पेरेंटिंग, माँ बाप का फ़र्ज़ निभाना। कि एक माँ बाप अपने बच्चे को जब पालते हैं तो उसमें सिर्फ पालना, बच्चे को खिलाना पिलाना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये पेरेंटिंग नहीं होती है। आपकी एक गलत बात, आपका एक गलत बिहेवियर बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है। और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है जिसमें पेरेंट्स के बीच में जो क्लैश होते हैं, जो फाइट होती है, जो आर्ग्यूमेंट होती है, डाइवोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। लेकिन पेरेंट्स अपने लाइफ में इतने ज़्यादा मग्न होते हैं या अपने ही लड़ाइयों में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि उनको बच्चों के लिए सोचने का समय नहीं मिलता है। और या आप ये बोल सकते हो कि बच्चों पे जो असर पड़ रहा होता है वो बच्चे दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है उन पर, डीप इफ़ेक्ट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशंस एंड चैलेंजेस। एक माँ बाप की ज़िंदगी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ रेजिंग किड। एक बच्चे को जब आप पालते हो या आपके माँ बाप जब बच्चे को पाल रहे हैं, आपको पाला होगा तो उन्हें कितने सारे उलझने हुई होंगी, कितने सारे चैलेंजेस उनके रास्ते में आए होंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, यू कैन से। इसका कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, क्योंकि आप बच्चों की तरह देखोगे तो बच्चे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने माँ बाप के पेरेंटिंग से। उनको हमेशा लगेगा कि पापा ऐसा कर सकते थे, मम्मी ऐसे कर सकती थी, मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं, हमको तो ऐसे मिला ही नहीं, हमको तो ये दिया ही नहीं गया, वगैरह वगैरह, दूसरे से कंपेयर करके। और पेरेंट्स के हिसाब से देखो तो हम इतना किए, हम इतना किए, हम इतना किए, वो चीज़। तो ये दोनों, ये जो टॉपिक है डिबेटेबल है ही नहीं, ये नेवर एंडिंग डिबेट है, कभी हो ही नहीं सकता। इस बात का तर्क वितर्क इसमें है ही नहीं। आप जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उस हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट चलता ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर को हम लोग बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। इसमें जो इसका नैरेटिव जो है ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्रे किया गया है। जैसे ऑथर जो है वो ऑथर पेरेंट बन के इस चैप्टर को नरेट नहीं कर रहे हैं, इसमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नरेट किया गया है, ठीक है। और वो बच्ची जो है वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखती है, आर्ग्यू करते हुए देखती है, तो उसका इफेक्ट्स ऑफ arguments and fights on child, कि जब बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए, बहस करते हुए देखता है तो उस पर इफ़ेक्ट होता है। पेरेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये ध्यान रखने की कि आप बच्चे के सामने कैसा रिएक्शन दे रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी सिचुएशन में। अगर आप एक एज अ पेरेंट या हस्बैंड वाइफ, आप अगर अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका बच्चा, आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो एज अ फादर देख रहा है और आप खुद अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उसी तरीके से इन द सेम वे अगर आप मदर हो, आप अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपने बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो भी आपके हस्बैंड को यानी अपने फादर को रेस्पेक्ट करेगा। तो आप ये कितना भी सिखाते रह जाओगे, आप नहीं करेगा वो। आपके अपने ग्रजेस हैं, आप सपोज़ आप दोनों की बनती नहीं है या दो पेरेंट्स की बनती नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो लोग दोनों अगर झगड़ा करते हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि बच्चों से वो रेस्पेक्ट रहे, बच्चों में वो माँ बाप को लेकर के रेस्पेक्ट रहे, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बड़े होते देख रहे हैं, आपको आर्ग्यू करते हुए देख रहे हैं, उनके दिमाग में हज़ार तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो परप्लेक्सिटी में जीते हैं, ठीक है। ये जो फीलिंग ऑफ रेज उनमें आती है, हैंडल नहीं कर पाते हैं वो इमोशन को, समझ नहीं पाते हैं, तो परप्लेक्सिटी में जीते हैं। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है
कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में परप्लेक्सिटी क्रिएट करता है कि जब मेरे पापा मेरी मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम क्यों करें उनको रिस्पेक्ट। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि रिस्पेक्ट करो, या मुझे मेरे वो फादर है, मुझे एज अ फादर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस दुविधा में, इस कन्फ्यूजन में बच्चा जीता है। ठीक है, और भी वही, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल था, ऐसे और सारे सिचुएशंस होते हैं। और ये चैप्टर आपको एज अ पेरेंट साइड से अगर देखोगे तो जो जगल होता है, जो जगलिंग होती है ज़िंदगी की जॉब और फैमिली को लेकर के, उसको बैलेंस करना कितना मुश्किल है वो चीज़ भी दिखाएगा। जगलिंग बिटवीन जॉब एंड फैमिली, कि जॉब भी संभालनी है, फैमिली का भी ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी लोग इसी को देते हैं कारण, कि इसी की वजह से होता है कि जॉब और फैमिली दोनों चीज़ हैंडल नहीं हो रही है एक साथ। हम कितना करें, हम भी तो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये आर्ग्यूमेंट जो है, दिस गोज़ ऑन एंड ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये जो चैप्टर है ये रीडर्स के से, ये रीडर को इस मॉरल क्वेश्चन पे छोड़ेगा कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते या आप किड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब किस चीज़ को देखने की बात हो रही है ये सुनो। थीम तो फिर से देख लो, पेरेंटिंग, कॉम्प्लिकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ रेजिंग किड, अफेक्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड फाइट्स ऑन चाइल्ड, परप्लेक्सिटी यानी कन्फ्यूजन, जगलिंग बिटवीन जॉब एंड फैमिली। सो दीज आर द बेसिक थीम्स ऑफ द चैप्टर। यही इस चैप्टर का मेनली थीम है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मुझे लगती है इस चैप्टर में, कि कभी कभी क्या होता है दैट पेरेंट्स फोर्स देयर डिसीजन ऑन द चाइल्ड, पेरेंट्स फोर्स देयर डिसीजन ऑन द चाइल्ड इन द एक्ट ऑफ गुडनेस, कि ये उसकी अच्छाई के लिए है। ठीक है, बट समटाइम्स चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड दिस। बच्चे उस ऐसी उम्र में होते हैं उस टाइम पे कि उनको सही गलत की समझ नहीं होती है। उनको माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने ये बात में के लिए मुझे मना कर दिया तो ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, या मुझे ये करने के लिए बोल रहे हैं तो ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो वो डिसीजन जो फोर्स किया जाता है ना, वो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कई बार, और पेरेंट्स उसको समझा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, बल्कि पेरेंट्स का कहना बस इतना कहना होता है कि तुम्हारे अच्छाई के लिए ये चीज़। सो दिस इज़ ऑल्सो द मेन थीम ऑफ द चैप्टर, यू कैन से। Now, characters. इस चैप्टर का फर्स्ट कैरेक्टर है जैक, जो कि फादर है। उसकी वाइफ है क्लेयर, उसकी बेटी है जो, जिसका नाम है जोआन। ये जो लड़की है हमारे फोर्थ कैरेक्टर का नाम है बॉबी, जो जस्ट इसमें मेंशन्ड है। इसका भाई, जो का छोटा भाई। ठीक है, ये इसके दो बच्चे हैं, जैक और क्लेयर के दो बच्चे हैं, जोआन एंड बॉबी। जोआन, जो, और बॉबी इसका छोटा भाई है ना। ये जो बच्ची है जो जैक इसके फादर हैं, और ये इसको आदत है, जब से ये 2 साल की थी इसे तब से आदत है कि ये कहानियाँ सुन करके ही सोती है। इसके फादर ने इसे आदत लगाई है कि शाम जैसे ही होती है कहानी सुनते सुनते सो जाती है, और सैटरडे को दोपहर के टाइम पे ये कहानी सुनती है और नैप ले लेती है, यानी हल्की सी नींद लेती है। ठीक है, तो ये इसका रूटीन चला आ रहा है जब से ये 2 साल की थी तब से, और अभी ये 4 साल की हो चुकी है। अब क्या हुआ है कि जब से वो बड़ी हुई है, जब से वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तब से ये क्वेश्चंस करती है। ठीक है, अपने फादर से इसे क्वेश्चन पूछने की आदत है। बीच बीच में रोक रोक करके ये फादर को क्वेश्चन पूछती है, पापा उसने ऐसा क्यों किया, या पापा उसको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसे कहाँ गया, वगैरह वगैरह। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो कंटिन्यूसली कहानी सुना सकते हो आप उनको, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो जो पार्ट उनको नहीं समझ में आता है उस पर वो सवाल करते हैं। अब वो जो सवाल कर रहे हैं विच मीन्स कि आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, और
पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे कि आप हर सवाल का जवाब बच्चों को नहीं बता सकते हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उस टाइम पे बातों को बनाना पड़ता है, वैसे आंसर क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दैट टाइम पेरेंट्स फाइंड देम इन अ काइंड ऑफ फिक्स, थोड़ा सा उस टाइम पे दुविधा वाली सिचुएशन आ जाती है कि किस तरीके से बच्चे के सवाल का जवाब दिया जाए और उसको समझा भी दिया जा सके और उससे झूठ भी ना लगे, क्योंकि वो थोड़ा यू कैन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होता है। अब जैसे छोटे बच्चे को अगर आप सवाल करोगे कि उसके घर में एक छोटा सा बेबी आया, तो वो बच्चा सवाल तुरंत पूछेगा बेबी कहाँ से आया, तो परियों के देश से, या भगवान जी आई थी, एक परी आई थी, उसको दे करके गई। तो इस तरीके के आंसर क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है बच्चों का, और ये पेरेंट्स का बहुत कॉमन आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ऐसे सवाल वो पूछते हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ही बनावटी आंसर देने पड़ते हैं। खैर, तो एक दिन ऐसे ही ये कहानी सुना रहे होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैक जब कहानी सुनाते थे तो उनकी कहानी हमेशा ही बहुत कॉमन होती थी। कॉमन ये होती थी कि हमेशा से उसमें एक रॉजर होता था, ठीक है, और रॉजर, चाहे वो रॉजर फिश हो, रॉजर स्कंक हो, रॉजर स्क्वेरल हो, रॉजर चिपमंक हो, मतलब वो रॉजर उसका नाम होता था और उसके आगे कोई भी एनिमल होता था। उसके बाद उसको कोई परेशानी होती थी और वो उस परेशानी का सल्यूशन मांगने के लिए जाता था वो उस परेशानी का सल्यूशन मांगने के लिए जाता था एक उल्लू के पास, वाइज आउल के पास। एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू होता था, उसके पास जाता था अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए। वो बूढ़ा बुद्धिमान आउल क्या करता था कि उसको भेज देता था एक विज़र्ड के पास। विज़र्ड वो लोग होते हैं विच जो जादूगर होते हैं, उनका चुड़ैल का उल्टा विज़र्ड, जो जादू करते हैं, जिनके पास जादुई छड़ी वड़ी होती है, उससे कहानियों में जो विज़र्ड होते हैं, तो उसके पास भेज देता था। और जो विज़र्ड होता था वो कुछ पैसे मांगता था, तो जो रॉजर होता था उसके पास पैसे होते नहीं थे, तो विज़र्ड ही बताता था कि तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हें इतने इतने ऐसे ऐसे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो वहाँ से पैसे लेकर के आता था और विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और वो खुशी खुशी घर चला जाता था। तो पैटर्न हमेशा उसकी कहानी का यही रहता था, जैक की कहानी का हमेशा से पैटर्न यही रहता था, बस प्रॉब्लम कुछ और होती थी, सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे ही होता था। तो अब जो है वो इस कहानी को सुनते सुनते बोर हो गई है, ऐसी कहानी को, क्योंकि वो बड़ी हो रही है। पहले वो सुन लेती थी, अब वो इस कहानी के बीच बीच में क्या करती है, सवाल पूछने लगती है, इंटरप्ट करती है, क्योंकि वो एक ही कहानी को सुनते सुनते पक गई है। खैर, तो ये था समरी। अब एक दिन वो एक ऐसी ही कहानी सुना रहा होता है जैक, और इस बार कैरेक्टर वो खुद चुनती है। तो जब कैरेक्टर वो चुनती है तो वो कहानी क्या करता था, जैक जो कहानी था वो तुरंत बनाता था, क्रिएट करता था कहानी को अपने माइंड में, और तुरंत वैसे ही सुनाता जाता था। तो आज एक दिन वो जो उसको बताती है कि पापा एक कहानी सुनाओ, उसमें ये कैरेक्टर होगा, और वो कहानी सुनाता है बना के। जैसे ही कहानी सुनाता है तो उसमें जो एंड होता है वो जो को पसंद नहीं आता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होती है उस एंड से, क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर रॉजर जो रहता है उसकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है। रॉजर कुछ और चाहता है, उसकी मम्मी कुछ और चाहती है, और लास्ट में रॉजर को उसकी मम्मी की बात माननी पड़ती है, और वो उसको ये बात जो को अच्छी नहीं लगती है कि उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसकी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो चीज़ थी, ये सवाल ला करके लास्ट में ऑडियंस को यानी रीडर्स को पूछा जाता है कि अगर आप होते तो रॉजर की मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, या जो रॉजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो तो रॉजर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। जो को भी पसंद नहीं आया कि रॉजर की मम्मी ने ऐसा क्यों किया, उसको अपने डिसीजन को उस पर फोर्स नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। सॉरी, आई कैन नॉट टेल यू द होल थिंग इन द बिगिनिंग। अभी मैं तुरंत आपको सब पूरी चीज़ नहीं बता सकती हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ब्रश अप किया है बस। अब आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या। सो फॉर दैट यू विल हैव टू सी द होल वीडियो, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडेज naps like today's
जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी है ना, तो ये तो मेन कैरेक्टर्स हमारे चैप्टर के हो गए जो ऑथर ने लिखे हैं, ठीक है। अब जैक जो कहानी सुनाता है उसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसमें है रॉजर। अब ये रॉजर कोई भी हो सकता है, फिश, स्क्विरल, स्कंक। तो हमारा जो कहानी है उसका जो कैरेक्टर है वो है रॉजर स्कंक, ठीक है। स्कंक एक तरह का एनिमल होता है जो बहुत ज़्यादा महकता है, स्मेल करता है, बहुत बुरा स्मेल करता है। फिर उसमें एक ओल्ड वाइज आउल है, उल्लू है, उसमें विजर्ड है, उसमें रॉजर स्कंक की मम्मी है, और थोड़ा सा उसके पापा का रोल भी है बीच में, ठीक है, लेकिन वो माइनर कैरेक्टर है, दैट डजंट मैटर। तो ये वाली कहानी जो जैक कहानी सुनाता है उसके कैरेक्टर्स हैं ये सारे, और हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं उसके कैरेक्टर्स ये सारे हैं। क्लियर? तो एक इन द इवनिंग शाम हो गई, एंड फॉर सैटरडेज नैप्स लाइक टुडेज, आज सैटरडे है, दोपहर के नैप का टाइम है, और जो की आदत पड़ी हुई है कि वो सैटरडे को दोपहर में और बाकी दिन शाम में कहानी सुनती है। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक ने जो को एक कहानी सुनाई, अपने दिमाग से बनाई हुई कहानी तुरंत। दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वॉज 2, और ये जो प्रथा है, कस्टम है, वो सदियों से चली आ रही है, यानी कि 2 साल पहले से चली आ रही है, जब से वो 2 साल की है। वॉज itself नाउ नियरली 2 years ओल्ड, वो खुद जब से 2 साल की थी और अभी वो यानी कि 4 साल की है। एंड शी हैड फेल्ट एम्प्टी, एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी। तो उस समय से वो कहानी सुना रहा है तो उसको थोड़ी था पता कि मेरी बेटी को क्या समझ में आता है नहीं आता है, बस वो बच्चों वाली कहानी वो सुनाता जाता था। Each new story was a slight variation on the basic tale, और वो हर बार जो कहानी सुनाता था उस पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता था, कुछ कुछ चीज़ें अलग होती थी, लेकिन बेसिक जो टेल था वो बेसिक था, जो कहानी थी वो बेसिक थी, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन होती थी। अ स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा क्रीचर हो सकता था, कोई भी क्रीचर, यूजुअली नेम्ड रॉजर, जिसका नाम क्या होता था, रॉजर, ठीक है, वो कोई भी हो सकता था। यूजुअली नेम्ड रॉजर, रॉजर फिश, रॉजर स्क्वेरल, रॉजर चिपमंक, कोई भी रॉजर फिश हो, रॉजर स्क्वेरल हो, रॉजर चिपमंक हो। हैड सम प्रॉब्लम, उसको हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती थी, जो रॉजर होता था। एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो उसी प्रॉब्लम को लेके किसके पास जाता था, बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड, और जो आउल होता था, जो उल्लू होता था, वो भेज देता था उसको एक विज़र्ड के पास, ठीक है। एंड द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जो विज़र्ड होता था वो क्या करता था, जैसे ही उसके पास परेशानी लेकर के जाता था तो विज़र्ड यानी वो जादूगर क्या करता था, एक स्पेल परफॉर्म करता था, मैजिक स्पेल परफॉर्म करता था। कोई भी जैसे आब्रा का डाबरा होता है ना, वैसे कुछ चैंट करता था, कुछ बोलता था, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, उससे क्या होती थी कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड, और हमेशा जो विज़र्ड होता था वो उतना पेनीज मांगता था, पेनीज का मतलब सिक्के पैसे, वो उतनी पेनीज मांगता था जितने क्रीचर के पास नहीं होते थे, हमेशा उससे ज़्यादा मांगता था जितने क्रीचर के पास होते थे। रॉजर के पास जितने होते थे, चाहे वो रॉजर फिश हो, रॉजर चिपमंक हो, तो उसके पास जितने होते थे हमेशा उससे ज़्यादा डिमांड करता था वो, ठीक है। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था विज़र्ड, वो ये भी बता देता था कि उसको एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ मिल सकती हैं, ठीक है, वो ये भी बात उसको बता देता था साथ साथ कि तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, तुम वहाँ चले जाओ। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर क्रीचर्स,
और जो रॉजर है उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, तो वो दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ दूसरे जानवरों के साथ खेलता हुआ चला जाता है एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी मम्मी के पास भी चले जाता है जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और उसी समय जाता है जब ट्रेन के विसल की आवाज़ आती है दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और हर कहानी में जो रॉजर होता है उसके पापा उसी ट्रेन से आ रहे होते हैं वापस बॉस्टन से। रॉजर के फादर कहाँ रहते हैं? बॉस्टन में, और वहाँ से वो वापस आ रहे होते हैं और वो खेलते खेलते जस्ट उसी टाइम पे घर पहुँचता है जब उसके पापा के आने का टाइम होता है। और ये जो कहानी है ये सब कहानी में सेम होती है, हर कहानी का मेन यही होता है। जैक डिस्क्राइब दियर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और जैक ये भी बताता है साथ ही साथ, जब कहानी सुनाता है जैक तो साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो रॉजर है वो खाने में क्या खाता है। क्या सपर का मतलब होता है रात का खाना। सपर मीन्स रात का खाना। तो रॉजर साथ में जैक ये भी बताता है कि हाँ रॉजर अपने मम्मी और पापा के साथ बैठ के ये खाया, और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सिलसिला था ये पिछले 2 सालों से चला आ रहा था और ये कंटिन्यूस था कि हर दिन शाम में एक स्टोरी, एक नई कहानी वो सुनाता था। बस कैरेक्टर जो था वो रॉजर कोई भी जानवर बन जाता था, लेकिन कहानी यही होती थी, प्रॉब्लम कुछ और हो जाता था और सोल्यूशन भी सेम ही होता था। नाउ वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। अच्छा, अब ये जो कहानी सुनाने वाली आदत जो थी ना, ये तो उसने लगा तो दी थी अपने बच्चे को। अब बच्चों को कोई अगर आदत लगी हुई है ना तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो आदत है ये जो को बहुत दिनों से लगी हुई थी, और ये बेचारा अपना स्कीम, जैक ने ये स्कीम शुरू की थी, अपनी ही स्कीम में उसको ना बड़ा फंसा हुआ लगता था, थका हुआ लगता था, क्योंकि सैटरडे वर्किंग डे होता है, हाफ डे वीकेंड का टाइम है, पूरा हफ्ता वर्किंग डे होता है, और सैटरडे को हाफ टाइम वीकेंड जो है उसमें बैठ के कहानी सुनाना, कभी कभी एक ही काम आप डेली करोगे तो वो इरिटेशन होती है, ठीक है। तो इसको फैटिगिंग लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत थक रहे हैं हम ये काम करके, अच्छा नहीं लगता, थकावट होती थी उसको। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर। अब जो बड़ी हो गई है तो सैटरडे को कहानी सुनाते सुनाते वो थक जाता था और जो सोती ही नहीं थी। बाकी दिन तो कहानी सुनते सुनते वो सो जाती थी, लेकिन क्योंकि शाम का समय होता था, उसके सोने का टाइम होता था। लेकिन सैटरडे को नैप, दोपहर में बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं, ये उनकी बहुत ख़राब आदत होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके सोने का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब होता जाता है, तो वो नहीं सोती थी दोपहर को, तो इसीलिए वो उसके लिए थोड़ा थकाने वाला समय हो जाता था। एंड नोइंग दिस मेड द राइट टाइम फ्यूटाइल। और ये जो नहीं सोने वाली जो आदत थी, इससे क्या होता था कि राइट टाइम फ्यूटाइल, नोइंग दिस मेड द राइट टाइम फ्यूटाइल। ये राइट टाइम, राइट का मतलब होता है कोई ऐसा सोशल कस्टम जो शुरू से चला आ रहा है, प्रथा, ठीक है, रिचुअल। तो ये जो प्रथा जो चली आ रही थी, अब आप उसमें बैठ कर के कहानी सुना भी रहे हो और वो सो भी नहीं। कहानी सुनाने का मेन पर्पस क्या था कि बच्चे को नींद आ जाना चाहिए। अब वो बेचारा कहानी सुना भी रहा है, थक भी रहा है और वो सो भी नहीं रही है, तो उसको अपना जो कस्टम था, जो क्रिएट किया था उसने, जो अपना प्रथा चलाया था कहानी सुनाने वाला, वो फ्यूटाइल लगने लगता था, वो बेकार, पॉइंटलेस लगने लगता था। फ्यूटाइल का मतलब पॉइंटलेस, राइट का मतलब होता है कस्टम, रिचुअल, ठीक है। तो अब जो मेन पर्पस के लिए जो कहानी सुनाने की प्रथा शुरू की गई है कि भैया तुम सो जाओ बेटा, लेकिन तुम सो ही नहीं रही हो, इसका मतलब कि मेरा कहानी सुनाना तो पॉइंटलेस है, बेसलेस है, एफर्टलेस हो जा रहा है, मतलब वो बेकार हो जा रहा है ना, कोई पॉइंट नहीं है उसका, मेरी एनर्जी सारी ख़त्म हो जा रही है और तुम सो भी नहीं रही हो। तो बच्चों को जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं पेरेंटिंग मुश्किल होती जाती है। तो यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डिफ़िकल्ट पेरेंटिंग फेज़, यहाँ स्टार्ट हो गया है।
एंड हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, एंड दिस इज़ the beginning of the story. We will find more this type of you can say difficult parenting times in the chapter. We'll come to know that. Thank you.